बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 एफएससी बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, उसका आज हमने थर्ड इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करना है, जिसका जो है वो नेम है बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। पहले तो हम टॉपिक को समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। तो स्टूडेंट्स याद रखो, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं और आगे बायोलॉजी के फील्ड में जाना है। तो इस टॉपिक के अंदर हम ये समझेंगे कि बायोलॉजी का इंसानियत के फ़ायदे के लिए क्या कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी इंसानियत को कैसे फ़ायदा पहुंचा रही है, किन तरीक़ों से फ़ायदा पहुंचा रही है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे होंगे स्टूडेंट्स। मेन 3 सर्विसेज हैं बायोलॉजी की जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो रहा है। वो है, फर्स्ट है फूड प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स आप देखो कि दिन ब दिन जो है वो दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो रही है, आबादी ज़्यादा हो रही है। डेफिनेटली आबादी ज़्यादा होगी तो फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी। फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो फूड प्रोडक्शन का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। तो बायोलॉजी फूड की प्रोडक्शन ज़्यादा करने में हेल्प अपना रोल प्ले कर रही है। उसके बाद है डिजीज़ कंट्रोल। अब ये देखेंगे डिजीज़ कंट्रोल ऐसा है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, अगर वो डिजीज़ की वजह से मर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, तो डेफिनेटली फूड की जो प्रोडक्शन है वो कम होती जाएगी। जब प्लांट्स मरना शुरू हो जाएंगे, जब प्लांट्स में डिजीज़ होना शुरू हो जाएगी, जब एनिमल्स में डिजीज़ होना शुरू हो जाएगी, तो डेफिनेटली जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो तादाद में कम होना शुरू हो जाएंगे। तो उसका नुकसान क्या होगा कि फूड जो है वो कम प्रोड्यूस होगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो फूड तैयार करते हैं। जब प्लांट्स के अंदर डिजीज़ आ जाएगी और डिजीज़ की वजह से प्लांट्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली जो फूड है उसकी कमी हो जाएगी, तो इससे भी इंसानियत को नुकसान होगा। तो बायोलॉजी डिजीज़ को कंट्रोल करके जो है वो इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा रही है। उसके बाद है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम के अंदर रहता है, एनवायरनमेंट के अंदर रहता है और उसका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है। अगर उसका एनवायरनमेंट सेफ एंड साउंड है तो डेफिनेटली वो भी सेफ एंड साउंड है। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट ही प्रोटेक्ट नहीं है, अगर उसके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आ रही हैं या उसके एनवायरनमेंट में कोई खराबी आ रही है, तो डेफिनेटली वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल जो है वो मुश्किल है। तो बायोलॉजी ने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने और प्रोटेक्ट करने में भी अपना रोल प्ले किया है, जिससे इंसानियत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो अब हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करेंगे। इस साल जो कोविड-19 की वजह से सिलेबस स्मार्ट हुआ है, उसमें आप लोगों की जो है वो बुक का सिर्फ एक टॉपिक जो है वो इंक्लूड है, बाकी दो एक्सक्लूड है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, कि बायोलॉजी कैसे फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है, कौन से मेथड हैं, कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से फूड की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है और उससे इंसानियत को फ़ायदा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड वैरायटीज़। फूड की जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फूड एनिमल से हासिल की जाती है, जैसे मिल्क वगैरह है, ठीक है, मीट वगैरह है, गोश्त है, ठीक है, और दूध है, ये सारे एनिमल से हासिल की जाते हैं। और जो प्लांट्स हैं उससे सब्जियां वगैरह, गंदम, चावल के मतलब जितनी भी फूड हैं वो प्लांट्स या एनिमल से हासिल की जाती हैं। तो इट्स मीन के फूड की जो वैरायटीज़ हैं, फूड की जो डिफरेंट इकसाम है, जो डिफरेंट उसकी टाइप्स है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना। अब ये इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जाती है इनको हम डिस्कस करेंगे। तो एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स की जो फूड वैरायटीज हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, और प्लांट्स। तो एनिमल्स के अंदर जो उसकी फूड प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट है वो कैसे होती है, क्लोनिंग मेथड के जरिए। अब क्लोनिंग मेथड क्या है, तो स्टूडेंट्स याद रखो, क्लोनिंग मेथड होता है प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म।
किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिकल कॉपीज तैयार करना, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। तो एनिमल्स के अंदर क्लोनिंग के जरिए जो मतलब उसके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी कॉपीज तैयार की जाती हैं ताकि जो है फूड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और इसमें एक तरीका का इस्तेमाल होता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डिजायरेबल जो है वो कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने एनिमल्स प्रोड्यूस करने हैं डिजायर कैरेक्टर वाले तो वो क्लोनिंग प्रोसेस के जरिए, और अगर आपने प्लांट्स जो हैं वो डिजायरेबल कैरेक्टर वाले प्रोड्यूस करने हैं तो वो किस प्रोसेस के जरिए, उस टेक्निक को कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। इसकी एग्जांपल ऐसे है, अगर आप इसमें देखो तो जो मतलब फ्रूट्स के जो प्लांट्स होते हैं वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए और टिश्यू कल्चर टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आप उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कर सकते हो। और एनिमल्स के अंदर आप देखो कि जो पोल्ट्री है या काऊ है या बफलो है या गॉट वगैरह है, मतलब कैटल फार्मिंग के अंदर ये वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल होता है। एक काऊ है उसके अंदर बहुत डिजायरेबल कैरेक्टर है, मतलब वो दूध ज़्यादा देती है या वो उसका गोश्त ज़्यादा होता है, तो आप उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए, क्लोनिंग प्रोसेस के जरिए, क्लोनिंग टेक्निक के जरिए आप उनकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह एक प्लांट है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, मतलब उसमें फ्रूट्स प्रोडक्शन ज़्यादा है या वेजिटेबल प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उसको आपने सेलेक्ट किया सिलेक्टिव ब्रीडिंग, और फिर आपने टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए जो है वो आपने उनकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कर ली, उनकी तादाद ज़्यादा कर ली। टिश्यू कल्चर टेक्निक में एक उस प्लांट का जो आपका डिजायरेबल कैरेक्टर वाला प्लांट है उसका टिश्यू लिया जाता है और उसको सेपरेट जो है वो ग्रो करवाया जाता है, उससे उस जैसे बिल्कुल सेम वैसे ही जो है वो प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इसमें एक और चीज़ इस्तेमाल होती है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। स्टूडेंट्स याद रखो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, आइदर वो प्लांट है या एनिमल है, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल एक अच्छे कैरेक्टर वाला ऑर्गेनिज्म है तो उन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले कौन होंगे, जीन्स। ठीक है, तो अगर आप डिजायरेबल कैरेक्टर वाले जो है वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना चाह रहे हो या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कैरेक्टर इंड्यूस करवाना चाह रहे हो या आप चाहते हो कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वो कैरेक्टर्स आ जाएं, तो वो आप जीन्स वहां से निकालोगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंपार्ट कर दोगे, उसमें आप डाल दोगे, तो उससे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वही वाले कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स के थ्रू भी आप किसी फूड वैरायटीज को इंप्रूवमेंट कर सकते हो, उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ सकते हो। उसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड के जरिए भी फूड वैरायटीज के अंदर इंप्रूवमेंट आई है। कैसे? मिसाल के तौर पर ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स याद रखो, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब ये है कि ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनके अंदर कोई फॉरेन डीएनए जो है वो इंसर्ट करवाया गया हो या कोई बाहर से डीएनए जो है वो उसमें दाखिल किया गया। अब वो बाहर से डीएनए या जीन क्यों दाखिल करते हैं? अब आप देखें कि पहले प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर डिजीज बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अब उन डिजीज को कंट्रोल करने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर आप उनके अंदर वो जीन इंपार्ट कर दो, उनके अंदर दाखिल कर दो, तो वो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बन जाते हैं। डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट मतलब वो प्लांट्स जो हैं वो डिजीज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, बीमारी के खिलाफ मुजाहमत पैदा करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ऐसे प्लांट्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब उनको बीमारी नहीं लगती। डेफिनेटली जब उनको बीमारी नहीं लगेगी, वो रेजिस्ट करेंगे, तो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जैसे ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो फूड की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये मेथड्स हैं जिनके जरिए फूड वैरायटीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। इसी तरह एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं जिनके जरिए फूड की प्रोडक्शन, मीट की प्रोडक्शन और मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा की जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है वो है कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स। स्टूडेंट्स याद रखो, पहले तो ये समझना है कि व्हाट आर पेस्ट्स। बेसिकली पेस्ट्स होते ही हैं, मतलब केमिकल वो इंसेक्ट्स होते हैं, फंजाई वगैरह और दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बायोलॉजी ने उनको कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले किया है, उसमें हमें हेल्प दी है कि उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके दो मेथड हैं, एक है केमिकल कंट्रोल और एक है बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब केमिकल कंट्रोल क्या है कि आप यूज कर सकते हो पेस्टिसाइड्स,
ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट को किल करते हैं। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट और साइड्स मीन किल करना, तो पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को किल करने वाले केमिकल्स होते हैं। उसके बाद है इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट को किल करने वाले जो केमिकल्स होंगे उनका नाम क्या है, इंसेक्टिसाइड्स। फंगीसाइड्स, कुछ फंजाई जो होते हैं वो भी प्लांट्स के अंदर डिजीज काज करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन फंजाई को किल करने वाले जो केमिकल्स होंगे उनका नाम क्या होगा, फंगीसाइड्स। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखो, इसका एक जो है वो साइड इफेक्ट भी है केमिकल कंट्रोल का। तो वो साइड इफेक्ट क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है काज टॉक्सिसिटी। अब ये केमिकल ऐसे होते हैं जो टॉक्सिसिटी काज करते हैं। अगर आप उनका ज्यादा यूज करते हो फसलों के अंदर तो ये टॉक्सिसिटी उसके अंदर प्रोड्यूस, मतलब उन जो प्रोडक्शन हो रही है वेजिटेबल्स की या फ्रूट्स की या अदर, तो उनके अंदर टॉक्सिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे। तो उसका ये साइड इफेक्ट होता है कि वही अगर जो है वो मतलब वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जो है ह्यूमन बीइंग खाते हैं या एनिमल्स उसको जो है वो चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनके अंदर टॉक्सिसिटी आ जाती है और डिजीज काज करती है। तो इसका ये साइड इफेक्ट है। उसके मुकाबले में एक है बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज करना है टू कंट्रोल द पेस्ट। पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही यूज किया जाता है। तो मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल ये है कि आपके घर में एक जो है वो चूहा है, तो उसको आप केमिकल की हेल्प से भी खत्म कर सकते हो, लेकिन अगर आप वहां पे बिल्ली छोड़ दो तो बिल्ली उसको खत्म कर देती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही आपने इस्तेमाल किया दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए। तो इसी तरह जो फसलें होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो मतलब नुकसान पहुंचाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खत्म किया जा सकता है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों की बुक के अंदर एक एग्जांपल दी हुई है कि अपहिट जो है ये एक पेस्ट है, इसको कंट्रोल किया जाता है बाय वेस्ट। वेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो उसको किल कर जाता है, खा जाता है, उसका प्रे शिकार कर लेता है, तो उसकी मदद से इसको कंट्रोल किया जाता है। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो पेपर में भी आता है और आप लोगों ने याद रखना है कि जो बैक्टीरिया हैं उनको भी एज अ बायोपेस्टिसाइड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था दूसरा पॉइंट, कंट्रोल ऑफ पेस्ट। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की और वो है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या है कि आप इसमें होता ये कि ऑल द अप्रोप्रिएट मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं जितना पॉसिबल हो सके किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, जो जितना पॉसिबल हो सके मेथड इस्तेमाल करके उस डिजीज को कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल कोविड-19 आया तो ये एक डिजीज थी, ठीक है, जिससे लोग जो है वो उनकी डेथ हो रही थी। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट सेमिनार्स करवाए गए, लोगों के अंदर जो है वो आगाही पैदा की गई, उनके सिम्टम्स बताई गई, उनकी एहतियात। अब बेसिकली ये बायोलॉजी की वजह से ही हुआ कि बायोलॉजी की मदद से हम दूसरों को बता सकते हैं जी इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसकी एहतियात कैसे करनी है। तो मुख्तलिफ सेमिनार्स करके, मुख्तलिफ जो है वो बैनर्स वगैरह लगाकर या दूसरों को जो है वो बताकर या सोशल डिस्टेंस करके, तो ये सारे जो मेथड हैं डिजीज को कंट्रोल करने के, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। कंट्रोल ऑफ डिजीज बाय यूजिंग ऑल अप्रोप्रिएट मेथड इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, और इसको IDM के नाम से भी लिखा जाता है। अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज IDM, तो इट्स मीन इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। उसके बाद एक और पॉइंट है, वो है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो है वो ये मालूम किया जाता है कि कोई भी सॉइल जो है उसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं कि उस वो जो है प्लांट को ग्रो करवाने के लिए। अब आप देखिए कि एक सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स कम है तो डेफिनेटली वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम होगी, और अगर वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिकदार में है, फर्टिलाइज है वो सॉइल, तो वहाँ पे प्लांट की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो इस मेथड के ज़रिए जो है वो न्यूट्रिएंट्स का पता लगाया जाता है। उसके अलावा जो है यूज टू टेस्ट वेदर न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स। उसके अलावा प्लांट्स आर ग्रोन इन एडिक्टेड वाटर,
इस टेक्निक की मदद से प्लांट्स को एरेटेड वाटर के अंदर भी ग्रो करवाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो सॉइल के अलावा कोई और मतलब खुली हवा में एरेटेड वाटर के अंदर भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो कलाबाज होते हैं, वो यूज़ करते हैं ग्रोइंग वेजिटेबल्स। वो मतलब जब ऊपर जाते हैं, खला में जाते हैं, तो उनका डेफिनेटली वो इतनी फूड अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं ताकि वो अपने जो है ना वो डेली की जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स वगैरह हैं उनको ग्रो करके अपनी जो है वो सर्वाइवल पॉसिबल बना सकें। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो इस्तेमाल होता है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन ये ऐसा प्रोसेस है जिसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था लुईस पास्चर ने, और उसी के नाम से इस प्रोसेस का नाम रख दिया गया पास्चराइजेशन। अब बेसिकली होता ये है कि पास्चराइजेशन फूड को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होने वाला मेथड है। अब आप देखिए कि पहले ऐसा होता था कि फूड ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के लिए जो है वो सेव कर सकता था इंसान, लेकिन दूसरे दिन वो ख़राब हो जाती थी या रात को ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब आप देखें कि मिल्क जो है वो 3-3, 4-4 दिन पड़ा रहता है। इवन के जो बॉक्स के अंदर होता है, मतलब जो डिब्बों के अंदर पैक होता है मिल्क, वो तो आप कोई उसकी एक्सपायरी डेट होती है वो महीने तक भी चल सकता है, वो ख़राब नहीं होता। इसी तरह बहुत सारी ऐसी फूड प्रोडक्ट्स हैं जो ख़राब नहीं होती जल्दी, वो कई दिन तक चली जाती है। तो वो किस प्रोसेस के जरिए पॉसिबल है? पास्चराइजेशन। और ये पास्चराइजेशन इसकी बदौलत इंट्रोड्यूस हुआ बायोलॉजी। तो फूड प्रोडक्शन, फूड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला जो प्रोसेस है वो है पास्चराइजेशन। और ये ऐसी टेक्निक है जिसमें प्रिजर्व किया जाता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो उसको प्रिजर्व करके, ये जो बेकरी के अंदर डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स होती हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है थ्रू पास्चराइजेशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया है इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, उसके डिफरेंट कौन से प्रोसेस हैं। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट इंप्रूवमेंट ऑफ फूड वैरायटीज, कंट्रोल ऑफ पेस्ट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट और पास्चराइजेशन और हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक्स। इन मेथड्स के जरिए फूड की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा की जा सकती है और ज़्यादा हो भी रही है। ये मतलब जो है वो प्रोसेस एप्लीकेबल है और इसी वजह से फूड की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है। और पॉपुलेशन जैसे जैसे ज़्यादा हो रही है, डेफिनेटली फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और इन प्रोसेस की और भी ज़्यादा अहमियत हो जाएगी। तो बायोलॉजी का ये एक अभी हमने जो है वो यूजफुल एस्पेक्ट डिस्कस किया है, डिजीज कंट्रोल और प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये हम अभी आपके सिलेबस में नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो फिर आपने ये सारे पॉइंट्स उसमें डिस्कस करने हैं। उसके अलावा ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, व्हाट इज IDM या इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, डिफाइन पास्चराइजेशन। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।